अब हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नाम क्या है? खुशहाल सिंह। पिताजी का नाम क्या है? फादर नाम? बाकर सिंह। उम्र क्या? उम्र हैगी 55-58 साल। गमछा उतारो, पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। जूता खोलिए। जाइए आप। साथ आए कितने सर, मिटाकर अपनी हर हद, और तब मिली आजादी पर खिंच गई एक सरहद। इस सरहद में रोज दाखिल होते हैं दो हिंदुस्तानी। एक है किसान जिसके खेत के 3 तरफ है पाकिस्तान, और है कुछ जवान जो ललकारते हैं रोज सीना तान। क्या है उनकी कहानी, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। देखिए लल्लन टॉप की नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हद सरहद। 13 अगस्त को शाम 6 बजे सिर्फ दी लल्लन टॉप पर। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। 1958 में किशोर कुमार और मधुबाला की एक फिल्म आई थी चलती का नाम गाड़ी। सत्येंद्र बोस की बनाई इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, हाल कैसा है जनाब का। जनाब का हाल पूछने में गाना बड़ा काम आता है और देश की राजनीति का हाल पूछने में काम आता है इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे। कैसा है नेशन का मूड? अगर आज चुनाव हो जाएं तो मोदी शाह की भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देंगे इस सवाल का जवाब, लेकिन दिन की बड़ी खबर में पहले आप दिन का वीडियो देखिए। वीडियो हिमाचल प्रदेश के सोलन का है। चंडीगढ़ को शिमला से जोड़ने वाला ये 4 लेन का हाईवे बारिश के मौसम में धंस गया। गाड़ियों को बचाकर पीछे लाना पड़ा। दिल्ली से जो लोग शिमला, कुल्लू, मनाली जैसी जगहों के लिए जाते हैं उनको मुख्यतः इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होता है, कालका शिमला रोड। सड़क धंसने से रास्ता बंद हो गया है, गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। विपक्ष भी भाजपा सरकार पर इसको लेकर हमलावर है। चुनाव होने ही वाले हैं राज्य में और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। मगर आपके लिए इस वीडियो में सीख ये है कि अगर इस लॉन्ग वीकेंड पर आप हिमाचल या किसी और पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो इससे सबक ले सकते हैं। पहाड़ों पर बारिश का मौसम है, पूरे देश में ही है, पहाड़ धसक रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी प्लान बनाएं सोच समझ कर बनाएं। दिन की वीडियो के बाद अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। देश में एक बार फिर से कोरोना के परेशान करने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 49 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हर दिन औसतन 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं इन दिनों। ऐसे में केंद्र ने सभी राज्यों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ी सभाओं से बचने को कहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत 15 अगस्त के दिन बड़े आयोजनों पर रोक और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल दिल्ली और महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 2779 और महाराष्ट्र में 1777 केस मिले हैं, 1877। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से सार्वजनिक जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पिछले 2 साल में हमने आपको कोरोना की वजह से काफी कुछ खोते देखा है, हमने भी खोया है। इसलिए इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए हमें हर छोटी बड़ी सावधानियों का पालन जरूर करना चाहिए। दूसरी सुर्खी कश्मीर से है। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज सुबह बांदीपोरा में आतंकियों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी जान ले ली। आतंकियों की गोली का निशाना बने शख्स का नाम मोहम्मद अमरेज है। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले मोहम्मद अमरेज की उम्र सिर्फ 20 साल थी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही वो बिहार से कश्मीर आए थे काम करने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमरेज की हत्या पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कश्मीर घाटी में आतंकी लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले 4 अगस्त के दिन भी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड फेंक दिया था। इस आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मोहम्मद मुमताज की मौत हो गई थी। घाटी में पिछले 10 महीनों के भीतर आतंकियों ने बिहार के 7 लोगों की जान ली है। तीसरी सुर्खी बंगाल की राजनीति से संबंधित है। पूर्व राज्यसभा सांसद और जदयू के नेता रह चुके पवन वर्मा ने तृणमूल कांग्रेस से अब इस्तीफा दे दिया है। 12 अगस्त की दोपहर 12:40 पर पवन वर्मा ने तृणमूल से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। पवन वर्मा ने पिछले साल नवंबर में टीएमसी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सलाहकार रहे थे। साल 2020 में नीतीश कुमार ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर किया था। दोनों ही नेताओं को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने पर पार्टी से हटाया गया था। तब पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भाजपा के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी थी। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी पवन वर्मा ने कई देशों में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है, सेवाएं दी हैं। पवन वर्मा को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। गौर करने वाली बात है कि पवन वर्मा ने टीएमसी से इस्तीफा एक ऐसे समय में दिया है जब बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली है। चौथी सुर्खी राहत से जुड़ी है। जुलाई के महीने में महंगाई दर 7% से नीचे लुढ़क आई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रही, जबकि जून में 7.01%। हालांकि अब भी ये रिजर्व बैंक के तय आंकड़ों से काफी अधिक है। 4% होनी चाहिए, 6% की अपर लिमिट है, अभी उससे ऊपर चल रही है। जुलाई लगातार 7वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय आंकड़ों से ऊपर बनी हुई है। मई और जून के बाद अगस्त की बैठक में भी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC ने पॉलिसी रेपो रेट में इजाफा किया था। इस तरह पिछले 4 महीनों में अब तक रेपो रेट 1.40% बढ़कर 5.40% हो चुका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 7.75% से गिरकर 6.75% हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति CPI बास्केट का लगभग आधा हिस्सा होती है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में काबिज हुए 8 बरस पूरे हो गए हैं। 2014 के चुनाव में 282 का आंकड़ा छुआ तो 2019 के चुनाव में 300 के आंकड़े को पार कर लिया, 303। कहते हैं वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और हर किसी का वक्त भी बदलता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर होने की कोई संभावना नजर आती है? खास तौर पर तब जब देश की राजनीति में हर दिन बड़े बदलाव होते हैं। बिहार की राजनीति में आए परिवर्तन के बाद यह सवाल और प्रखरता से पूछा जाने लगा। नीतीश कुमार का एक बयान भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2024 में आए ना आए, 2014 वाले चले जाएंगे, वो अपना देखें। साफ इशारा था उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। तो फिर मौका दस्तूर को देखते हुए सी वोटर ने इंडिया टुडे मैगजीन के लिए देश का मूड जाना। एक सर्वे किया गया कि आने वाले भविष्य में देश की राजनीति में किसकी कितनी संभावना बन रही है, किसकी हैसियत कितनी है। डिस्क्लेमर के तौर पर हम कुछ बातें पहले साफ करना चाहते हैं। यह सर्वे 15 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 के बीच किया गया। इसमें सभी राज्यों के सभी लोकसभा सीटों के कुल 22,861 रिस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू किया गया है। इसके अलावा फरवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 के बीच सी वोटर ने नियमित ट्रैकर डेटा के 96,676 लोगों से भी बात की है। बिहार में स्थिति बदली तो उसे देखते हुए 9 अगस्त को बिहार के
479 और लोगों की फोन पर राय जानी गई। कुल मिलाकर कहें तो सर्वे का सैंपल साइज 1,20,000 के ऊपर है। इतने लोगों से बात करके मेथोडोलॉजी के जरिए आंकड़े औसत में निकाले गए हैं। हमने सैंपल साइज आपको बता दिया। अब बिना लाग लपेट सीधे सर्वे के नतीजों पर आते हैं। हम जानते हैं कि आपकी उत्सुकता सीधे सीटों और नेताओं के बारे में जानने की होगी, मगर उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि देश में मौजूदा मुद्दे क्या हैं। सी वोटर ने अपने सर्वे में सवाल किया कि देश के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे ज्यादा 27% लोगों ने महंगाई को समस्या माना। दूसरे नंबर पर 25.3% लोग बेरोजगारी को समस्या मानते हैं। गरीबी को समस्या मानने वालों का प्रतिशत है 7.4। मतलब यह कि महंगाई और बेरोजगारी को देश के ज्यादातर लोग सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसको लेकर भी सवाल किया गया। लोगों से पूछा गया कि अगले 6 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। अगस्त 2022 में 31% लोगों ने कहा कि सुधर जाएगी अर्थव्यवस्था। 23% लोगों ने माना कि कोई बदलाव नहीं होगा। 34% लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। 12% कहते हैं कि हम जानते नहीं, कोई जवाब नहीं। कुल मिलाकर कहें तो निराशाजनक विचार रखने वालों की संख्या कुछ ज्यादा है। इसी पन्ने पर अगला सवाल है कि क्या आपकी पारिवारिक आय या वेतन में सुधार की संभावना है। अगस्त 2022 में 28% लोगों ने कह दिया कि सुधर जाएगी। 30% लोगों ने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। 30% लोगों ने कहा कि और खराब हो जाएगी। सर्वे के इसी क्रम में अगला सवाल पूछा गया, पिछले साल की तुलना में आपके मौजूदा खर्चे कैसे हैं। अगस्त 2022 में 27% लोगों ने कह दिया कि बढ़ गए हैं पर संभाले जा सकते हैं खर्चे। 63% यह संख्या बहुत बड़ी है। इतने लोगों ने कहा कि संभलना मुश्किल हो रहा है, यानी लोग परेशान हैं। जबकि सिर्फ 9% लोगों ने कहा कि खर्चे कम हुए हैं। मगर सबसे बड़ी संख्या यहां उन लोगों की है जिनका कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। इसके बाद सी वोटर ने लोगों से सर्वे में पूछा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है। 32% से ज्यादा लोगों ने महंगाई को नाकामी बताया। 26% से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी को नाकामी माना। 10% के करीब लोगों ने आर्थिक विकास को नाकामी के तौर पर देखा। सर्वे के अब तक के आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने दिक्कत में डाल रखा है देश के नागरिकों को। वो इसे अपनी परेशानी का सबब भी मान रहे हैं। मगर हम यहां विशेष जोर देते हैं मगर पे, क्योंकि सवाल है कि जनता की इन समस्याओं से मोदी सरकार की सेहत पर क्या कोई असर पड़ने वाला है। तो उसके लिए अगले सवाल पर आते हैं। पूछा गया पीएम मोदी के प्रदर्शन कैसा है। 22.7% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है। 42.8% लोगों ने कहा कि अच्छा है। खराब मानने वालों का प्रतिशत रहा 13.2। बहुत खराब मानने वाले भी हैं 12.9%। अब इसका लाभ यह है कि तमाम समस्याओं की हामी भरने के बावजूद 65% से ज्यादा लोग पीएम मोदी के काम को सराह रहे हैं। अच्छा और बहुत अच्छा की कैटेगरी में रख रहे हैं। यहीं से एक सवाल और उपजता है कि क्या महंगाई मुद्दा है, क्या इस मुद्दे पर वोट गिरेगा। बेरोजगारी को लोग मोदी सरकार की नाकामी मानते हैं, मगर क्या बेरोजगारी वोटिंग का मुद्दा बनेगा। तो इसके जवाब के लिए अब आ जाते हैं सर्वे के अगले सवाल पर। सी वोटर के सर्वे में $1,00,000 का सवाल यह पूछा गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मतलब पीएम की पहली पसंद कौन सा चेहरा है। अब यहां आंकड़ा दिलचस्प होता है। देखिए, देश में प्रधानमंत्री की पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी ही हैं। सर्वे के मुताबिक 53.4% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही फिर से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। 9.3% लोग राहुल गांधी और 6.5% लोग केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये सर्वे के आंकड़े हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि यह सर्वे का अनुमान है। जमीनी हकीकत सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही पता चल सकती है। मगर सर्वे आपको मोटा माटी दिशा दिखा देता है और सर्वे के आंकड़े बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो ये कि कई संकटों और झंझातों से गुजरने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ज्यों की त्यों बनी लगती है। अलबत्ता वक्त के साथ बढ़ी ही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मोर्चे पर पिछड़ने के बावजूद उनकी प्रसिद्धि कम से कम सर्वे में तो बनी हुई है। आलोचक कहते हैं कि धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे का असर है। समर्थक ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर आलोचना की धूल चिपकती ही नहीं है। उनको छोटे मोटे झटके झेलने का कवच हासिल है। जानकार कहते हैं कि कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री का अपना एक ऑरा, एक आभामंडल तो है ही, जिसका प्रभाव बड़े पैमाने पर आम जनमानस पर नजर अब भी आ रहा है। सी वोटर का सर्वे कहता है कि लोकप्रियता के मामले में मोदी अब भी शिखर पर हैं। आंकड़ों में तो आसपास भी कोई दूसरा नेता नजर आ नहीं रहा है। कई गुना का फर्क है। अब जरा वोटों के आंकड़ों की बात करते हैं। किसे कितने वोट मिलेंगे अगर चुनाव हो जाता है तो। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिल जाएंगे 41.4% वोट। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 28.1% वोट।
अन्य के खाते में जाएंगे 30.6% वोट, ऐसा अनुमान लगाया गया। 2019 के चुनाव में एनडीए को 45% के करीब वोट मिले थे, लेकिन तब एनडीए के साझेदार भी ज्यादा थे। शिवसेना साथ थी, अकाली दल, जेडीयू जैसी पार्टियां तब बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ी थी साथ में, जो अब अलग हो चुकी हैं। शिवसेना का एक गुट वापस आया, लेकिन जो पार्टी जिसको ओरिजिनल कहता है ठाकरे परिवार, वो अलग है और इसका वोट शेयर पर असर देखने को मिल सकता है। अब वोट शेयर सीटों पर तब्दील हो तो किसे कितनी सीटें मिलेंगी, उसके अनुमान को देखते हैं। आज चुनाव हुए तो एनडीए को 307 सीटें मिल जाएंगी, यूपीए को 125 सीटें मिलेंगी और अन्य को 111 सीटें मिलने का अनुमान है। मगर ये आंकड़े 1 अगस्त 2022 तक के सर्वे के हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद स्थिति थोड़ी बदली है। 10 अगस्त के ताजा आंकड़ों में एनडीए की 21 सीटें घटकर 286 पर आ गई हैं। यूपीए के खाते में 21 सीटों का इजाफा हो गया है, वो 146 पहुंच गई है। अन्य की संख्या अब भी जस के तस 111 ही बनी हुई है, वही उन्होंने एनमास उधर शिफ्ट किया है। यानी जेडीयू के कांटा बदलने का फायदा यूपीए को होता दिख रहा है सर्वे में। अगर पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को अकेले 275 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पूर्ण बहुमत के आंकड़े 272 से 3 ज्यादा ही है। यानी बीजेपी अब भी अकेले अपने दम पर सत्ता में वापसी की ताकत रखती है, ऐसा सर्वे में लग रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस अब भी 60 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है, जबकि अन्य पार्टियां 208 सीटें जीतने की स्थिति में नजर आती हैं। कांग्रेस का वोट फीसद 2019 की तुलना में थोड़ा बढ़ जरूर रहा है, मगर बीजेपी का उस पैमाने पर घट नहीं रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सीटों के नंबर में। चूंकि हाल ही में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, सीएम सतत है मगर साझेदार बदल गए हैं। ऐसे में इंडिया टुडे के लिए किए गए सर्वे में बिहार से जुड़े सवाल फिर से पूछे गए। 9 अगस्त के दिन नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। सी वोटर ने इंडिया टुडे के लिए सर्वे करते हुए बिहार में 2479 लोगों से बात की। बदली हुई परिस्थिति में बिहार की राजनीति और उसके राष्ट्रीय असर से जुड़े सवाल लोगों से किए। पहला सवाल यह था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सा चेहरा सबसे उपयुक्त है। 43% लोगों की पसंद तेजस्वी यादव थे, पहले नंबर पे हैं। नीतीश कुमार को 24% लोग फिर से अगला सीएम देखना चाहते हैं। 19% लोग चाहते हैं कि बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाए। 15 लोग पता नहीं वाला जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल बिहार के लोगों से पूछा गया कि अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस गठबंधन को वोट दीजिएगा। 48% लोगों ने आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को, महागठबंधन को मत देने की बात की। 31% लोगों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने की बात की। 21% लोगों का वोट अन्य के खाते में जा सकता है। बिहार के लोगों से अगला सवाल पूछा गया कि अगर बिहार में लोकसभा चुनाव आज होते हैं तो किस गठबंधन को वोट देंगे। 40% लोगों का मत महागठबंधन के साथ दिखा, जबकि 41% लोग एनडीए के साथ जाना चाहेंगे। 13% लोग वोट अन्य के खाते में डालने के ख्वाहिश में नजर आए। यहां आप एक मेजर बदलाव होता देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31% लोग वोट देने की बात करते हैं, मगर जैसे ही लोकसभा चुनाव की बात होती है बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़ जाता है। और ये बात सही है कि केंद्र और राज्य के चुनाव में बड़ा फर्क होता है। सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो वोटर की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी का जो वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा अन्य के खाते से टूटकर आ रहा है, दिखता है ऐसा। जबकि महागठबंधन का भी वोट शेयर 2% टूटता नजर आता है। इसका असर भी अगले सवाल में दिख जाता है। बिहार के लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। पीएम मोदी बिहार के लोगों की भी पहली पसंद है, देश के ही तरह। सर्वे सैंपल के मुताबिक 44% लोगों ने कहा बिहार के कि वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही हो जाएं। 22% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार बने, जबकि 18% लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में जाने की बात कही। 16% लोग ऊहापोह की स्थिति में कुछ कह नहीं पाए। अब देखिए, बिहार में हाल में सत्ता का समीकरण बदल गया, गठबंधन बदल गया, वोट भी मिलने के पूरे संकेत हैं, मगर फिर भी लोग मोदी को ही प्रधानमंत्री पद का पहला दावेदार मानते हैं। बिहार से राष्ट्रीय राजनीति पर अब वापस लौटते हैं। सर्वे में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, पूछा गया कि बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन है। 25.2% लोग मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह उनके उत्तराधिकारी होंगे। 24.1% लोग मानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी होंगे, जबकि 14.9% यानी करीब 15% लोगों की पसंद नितिन गडकरी हैं। यहां पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ऑलमोस्ट टाई है, तगड़ा कंपटीशन है, मात्र 1% का ही अंतर है।
सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। गांधी परिवार से जुड़े सवाल, विपक्ष से जुड़े सवाल, राज्यवार मुख्यमंत्रियों को लेकर सवाल हैं और भी बहुत कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। अब ये सारी जानकारी एक ललन टॉप शो में तो आपको बताने से हम रहे, मगर आप सारी जानकारी पा सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए? इंडिया टुडे मैगजीन खरीदनी होगी, अपने हिस्से का थोड़ा श्रम और धन भी खर्च करना होगा, उसमें आप पूरा सर्वे विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल शो जो हमारा वीकली शो है नेता नगरी, उसमें भी हम सर्वे पर विस्तार से उसके अनुमान, आकलन और ज़मीनी हकीकत पर चर्चा करने वाले हैं। तो नेता नगरी भी देखिएगा, इंडिया टुडे मैगजीन भी खरीद कर पढ़िएगा। आज के दिल ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपना को ख्याल रखिए। वीकेंड लंबा है तो एंजॉय कीजिए और देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को जोर शोर से खुशी के साथ मनाइए।